Hello, good morning, my dear students. So first of all, I would like to wish each and every teacher a happy Teachers Day. So कल हम लोगों ने एक लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था, जो कल हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बैंकिंग के बारे में स्टार्ट किया था, आरबीआई के फंक्शंस एंड रूल्स। तो उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक रहने वाला है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। अब ये सारे टॉपिक्स जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है, हमारी लाइफ में हर इस चीज का इंपैक्ट होता है। मनी सप्लाई या हम क्रेडिट सप्लाई भी कह सकते हैं, ठीक है, या कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक मनी सप्लाई होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, एज यू नो, मनी एंड सप्लाई। तो सप्लाई किसी भी चीज की, यहां पर हमने ये देखना है कि एट अ टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम से फॉर एग्जांपल आज की डेट अगर हम ले ले कि आज के टाइम पे टोटल करेंसी जो है रिवॉल्व कर रही है विद इन एन इकोनॉमी। मान लो जो हमारी करेंसी है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है कि डिमांड डिपॉजिट क्या है। एक तो करेंसी आ गया जो फिजिकल करेंसी है, कॉइंस, नोट्स वगैरह, और डिमांड डिपॉजिट जो आपका बैलेंस बैंक में रहता है, मतलब आप जाके विड्रॉ करते हो, जो आप रोजमर्रा में सर्कुलेट कर रहे हो, अपनी दुकान पे जा रहे हो, खरीद रहे हो, जो पैसा आपके पॉकेट में, और एक इन द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट आपके बैंक में होता है। तो ये कितना, इस चीज का कितना फ्लो है एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मनी सप्लाई क्या होता है। अब दूसरी बात आती है कि हमारा जो है वो सेंट्रल बैंक, वो मैंने कल क्लियर किया था, सेंट्रल बैंक या एक इंस्टीट्यूशन जो हमारे यहाँ पर क्या है, एक आरबीआई है। सो ये डील करता है हमारे सारे की सारी, जो मैंने कल भी बताया था, मनी सप्लाई की सारी मोनोपोली जो है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी होता है क्या? थर्ड थिंग, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? आरबीआई या एक इंस्टीट्यूट जो भी होता है, जो आरबीआई बैंक है हमारा, वो इस मनी सर्कुलेशन को एक प्रोसेस के तहत क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी है कि कितना पैसा इकोनॉमी में जाएगा, कितना पैसा जो इकोनॉमी में रहना चाहिए, उसका बैलेंस कितना है। अब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई कर दें इकोनॉमी में, तो डिमांड बढ़ जाएगी। वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। सो ये सारा का सारा प्रोसेस व्हिच डील्स विद सप्लाई ऑफ मनी, उसका कॉस्ट एंड ऑल, वो सब कुछ मिलाकर उस पॉलिसी का मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, जो तीन चीजें क्लियर होगी, पहला मनी सप्लाई क्या होता है, दूसरा ये कौन डील करता है, हमारा सेंट्रल बैंक, और तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, नाउ अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्यों जरूरी है ये? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो रहता है नंबर 1, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। सो प्राइस स्टेबिलिटी, अब प्राइस एक ऐसी चीज है जो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी चीज की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है कि उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। ठीक है, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसकी डिमांड कम है उसकी प्राइस कम होगी। तो यहां पर क्रेडिट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है, आरबीआई का मेन रोल ये रहता है कि प्राइस को स्टेबल रखा जाए विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है। इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बेसिकली दो चीजों को कंट्रोल में रखता है, बैलेंस बनाए रखता है, इन्फ्लेशन का और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये पहला हमारा फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन जो आता है वो आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का फंक्शन है, ये भी किसके ऊपर सोलली डिपेंड करता है, किसके ऊपर? ये जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। तो ये आरबीआई की डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू
इंश्योर करता है आरबीआई कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव चलता रहे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके अलावा इट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। अब कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करता है? आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है उन सारे सेक्टर्स को, से फॉर एन एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्या करेगा, मनी को पंप कर मनी को देकर या क्रेडिट देकर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स वो क्या करेगा, उन सेक्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा और वो सेक्टर्स वो क्रेडिट उन पैसे का इस्तेमाल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो ये आगे इट प्रमोट्स हमारी एम्प्लॉयमेंट, ये भी हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ जाता है स्टेबिलिटी एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ, स्टेबिलिटी लाता है किस चीज में, हमारा एक्सटर्नल जो हमारे ये इन्वेस्टमेंट होती है, वैल्यू ऑफ रुपी, ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। आप न्यूज में दिन में सुनते हैं कि भाई रुपी का डॉलर के मुकाबले कितनी गिरावट हुई, कितनी बढ़ावट हुई, वो सब का सब जो है स्टेबिलिटी लाना, करेंसी में स्टेबिलिटी लाने का फंक्शन भी जो है या ऑब्जेक्टिव जो है क्रेडिट कंट्रोल का रहता है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, ठीक है, पांचवा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इट प्रिवेंट्स ओवर लेंडिंग। अब देखो बैंक्स क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक्स ओवर लेंड ना कर ले, मतलब ज्यादा पैसा ना दे दे एज लोन के तहत, या तो फिर ये लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस ना करें, स्पेकुलेशंस ना करें, मार्केट में लोन्स के रेट को खुद ब खुद ना बढ़ा दें, तो वो सब क्रेडिट कंट्रोल का ही ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कि ये क्रेडिट कंट्रोल जो है वो इसके मेथड्स क्या हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। अब ये ऐसे तो नहीं है कि हम एक इंडिविजुअल के पास जाके कंट्रोल कर रहे हैं उसके क्रेडिट को, कुछ मेथड्स होते हैं उसके, जो कल भी मैंने आपको बताया थे। बेसिकली ये डिवाइड किए गए हैं दो कैटेगरीज में, एक है क्वांटिटेटिव मेथड्स और दूसरे हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। तो आज के लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम क्वालिटेटिव के ऊपर चले गए तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो विल फोकस ऑन द फर्स्ट मेथड जो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहला मेथड जो हमारा आता है वो आ जाता है हमारा बैंक रेट। क्या आ जाता है? बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स, rate at which RBI lends to commercial banks, ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था कि जैसे कमर्शियल बैंक और उसके कस्टमर के बीच में रिलेशन होता है, तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में भी, तो आरबीआई के लिए कमर्शियल बैंक्स एज अ कस्टमर है। तो ये बैंक रेट क्या होता है कि जिस रेट पर आरबीआई भी क्या करता है, जैसे कमर्शियल बैंक लैंड करता है लोन टू द कस्टमर्स, वैसे ही आरबीआई भी बहुत सारे केसेस में कमर्शियल बैंक्स को मनी लैंड करता है एज लोन, और वो जो जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई उन कमर्शियल बैंक को लैंड करेगा उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। अब किस तरीके से ये एक टूल का काम करता है, एक हथियार का काम करता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी पीरियड, कल भी बताया। अब बैंक रेट, अगर आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, बैंक रेट को इंक्रीज कर लिया तो कमर्शियल बैंक के पास लैंडिंग पावर कम हो जाती है, वो कम लोन्स दे पाएंगे, ठीक है। वो कब इंक्रीज करता है? इन्फ्लेशनरी पीरियड के टाइम। इन्फ्लेशन के टाइम पर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, और डिप्लीशन के टाइम पे बैंक रेट को क्या करा दिया जाता है? गिरा दिया जाता है। इससे इफेक्ट क्या होता है? जैसे बैंक रेट बढ़ा तो लोगों के जो सेविंग्स है वो कम हो गई और ऑटोमेटिकली डिमांड नीचे चली गई, और वाइस वर्सा, इस तरीके से। तो बैंक रेट आई होप क्लियर हो गया। नंबर 1 बैंक रेट हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा नंबर 2, बैंक रेट के बाद आ जाता है नंबर 2 हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओबी कहते हैं इसको,
ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये थोड़ा सा क्लियरली समझना है आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता क्या है कि गवर्नमेंट का आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई एंड सेल करता है, बाई एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसको समझना ध्यान से, आरबीआई अगर सिक्योरिटीज को सेल करता है, बेचता है या खरीदता है तो उससे कैसे क्रेडिट कंट्रोल होगा। देखो आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम में वो सेल करेगा, क्या करेगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल करेगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया तो क्या होगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा तो क्या होगा। अगर बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय बाय इन ओपन मार्केट, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेगा, वो सेल करेगा सिक्योरिटीज को, और डिप्लेशन के टाइम पे क्या करेगा, वो बाई करेगा। बाई करेगा तो क्या होगा, आरबीआई ने अगर खरीदा तो खरीदने के बदले कमर्शियल बैंक को क्या करेगा, वो पैसे देगा, पैसे देगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा और उनकी लेंडिंग बढ़ जाएगी। और वैसे उसका ऑपोजिट हो जाएगा, अगर बेचेगा तो ऑपोजिट इसका जो है वो असर पड़ेगा। तो मैंने बता दिया बाई जब खरीदेगा तो पैसा देगा, बैंक के पास पैसा आ जाएगा, वो लोग लेंडिंग करेंगे, और जब सेल करेगा, सेल करने में इसका ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीआरआर, ठीक है, ये आ गया हमारा तीसरा, थर्ड वन, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। नंबर 3 सीआरआर। तो सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, नाम से पता चलता है कि कैश का रिजर्व रखना हमने, एक पोर्शन या रेशियो हमने एज रिजर्व रखना है। कैसे, तो परसेंटेज ऑफ, एक परसेंटेज होती है जो भी आपके डिपॉजिट से, चाहे वो आप करेंसी जब पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कर रहे हैं, उसका एक परसेंटेज आपने किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। ये सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स जो भी है, चाहे करेंसी है चाहे वो आपके डिमांड डिपॉजिट्स है, उसका एक परसेंटेज आपको आरबीआई के पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में, ठीक है। अब इस परसेंटेज को ऊपर या नीचे करके क्रेडिट कंट्रोल होता है, ठीक है। इस परसेंटेज को अगर बढ़ा दिया आरबीआई ने, अगर इस सीआरआर को बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो इससे इसका इफेक्ट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेट बढ़ गया, परसेंटेज ज्यादा, मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया डिपॉजिट्स आया हुआ कमर्शियल बैंक के पास, अब रेट रखा हुआ है, इन्होंने बताया इसका एक पोर्शन जो है किसके पास रखना, आरबीआई के पास रखना। 1 लाख में से मैंने 50,000 दे दिया आरबीआई को, पीछे मेरे पास एज लोन देने के लिए 85,000 बचा, और अगर मैं घटा के इसको कम कर दूं और 30,000 अब मुझे आरबीआई को देना, 70 बच गया, तो इस तरीके से क्रेडिट को ऊपर या नीचे शिफ्ट किया जा सकता है इस सीआरआर के जरिए से, ठीक है। और ये रेट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर और सीआरआर में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, परसेंटेज है ये भी, ये वाला बस कैश में होता है और ये वाला कैश के अलावा गोल्ड और अदर ओपन जो है हमारी अदर सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स की शक्ल में होता है, इतना ही फर्क है, और सेम तरीके से ये क्या करता है, काम करता है। उसके बाद हमारे पास एक और होता है नंबर 5, दैट इज रेपो रेट, रेपो रेट, इसको हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रीपर्चेज रेट। तो शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, और जिस रेट पर देता है उसको हम रीपर्चेज रेट कहते हैं या रेपो रेट कहते हैं। तो ये भी एक रेट है, इंटरेस्ट रेट के जैसा ही, इस रेट को ऊपर या नीचे करके क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी टाइम्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ, रेपो रेट भी क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये हमारे मेन टॉपिक्स थे। मैंने आपको बता दिया सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, और मेथड्स में हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर किया क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कल हम लोग जाएंगे क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।